हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे सीआरपीएफ के लिए सेट 7 है ग्रेड वाला। इससे पहले हमारे 7 सेट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सेट नंबर 8 इसमें स्टार्ट करेंगे, जो कि इसमें हम क्वेश्चंस इससे पहले कर रहे थे। सेट 7 कर चुके हैं कंप्लीट। हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चंस हमें कॉमन मिल रहे हैं, जो कि हर एक सेट में दिए जा रहे हैं। तो इसके थ्रू एक तो हम समझ सकते हैं कि जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चंस उनमें पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को देखो और अपने जो भी कमियां हैं उनको पूरी करो, ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन दिया है पहले वाला। रीजनिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन है, यदि मानचित्र अनुपात में दिया है स्थान, फिर दिया है शब्दकोश, का संबंध किससे होगा। ऑप्शन हमें दिए हैं शब्द से, बी दिया है अर्थ से, सी दिया है वर्णमाला से, और डी वाला दिया है परिभाषा। इसमें समझ सकते हैं मानचित्र का संबंध स्थान से है, यानी कि कोई मानचित्र जब अपन कोई पिक्चर बनाते हैं तो मतलब उसकी स्थान जब प्लेस से है, उसका मतलब जो रिलेशन है कोई मतलब प्लेस का जो मानचित्र। तो इस प्रकार शब्दकोश का संबंध किससे ले लेगा। शब्दकोश का शब्द से या अर्थ से या वर्णमाला से या परिभाषा से। शब्दकोश बोलते हैं सेंस, यानी कि कुछ मीन्स हो, यानी कि अर्थ। तो इस प्रकार शब्दकोश का किससे संबंध निकलेगा, इससे अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि इसमें दे रहा है कि सही क्रम बताओ, सही क्रम बताओ। क्रम के लिए हमें दिया है इसमें नंबर 1 बाल्यावस्था, बी वाला दिया है, ये ऑप्शन ये है, नंबर 1 दिया है तो बाल्यावस्था। नंबर 2 दिया है हमें किशोरावस्था, और 3 पर दिया है शिशुअवस्था, और 4 पर दिया है यौवनावस्था। इसका सही क्रम बताना है। तो इसका क्रम बताने के पहले सबसे पहले इसमें आएगा अपना 3 तक। शिशुअवस्था क्या होता है, शिशु अवस्था होती है। शिशु के बाद यानी कि 3 पहले आएगा, फिर कोमा दूसरे पे, उसके बाद आती है अपनी बाल्यावस्था यानी 1, फिर उसके बाद आती है अपनी किशोरावस्था, और फिर आती है अपनी प्रौढ़ावस्था यानी कि बुढ़ापे में। क्या तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 7 अक्टूबर को बुधवार है तो उस महीने की 31 अक्टूबर को क्या हुआ। 7 अक्टूबर को अपना सोमवार है, वो बुधवार है। +7 करेंगे, 7 दिन बाद फिर बुधवार आएगा, +7 फिर किया, फिर बुधवार आ गया, +7 फिर किया, फिर बुधवार आएगा। कितने हुए 7 दूनी 14, 7 31, 7 चौक 28, यानी कि 28 तारीख को भी बुधवार होगा अपना। और कितना 31 को पूछ रहा है, इसमें कितने 3 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 31, और बुधवार में +3 करेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी क्या बार होगा 31 तारीख को उसमें शनिवार होगा, ठीक है। इससे पहले भी जो 7 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अल्टरनेटिव शब्द से मतलब कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिया हमें ABCD, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। लेटर देखेंगे LETTER, अल्टरनेटिव लेटर बनना है रेंटल। रेंटल देखते हैं RENTA
एल। डेंटल भी बनना है नेटिव, नेटिव देखेंगे NATIVE, नेटिव बन रहा है। यानी कि डेंटल देखेंगे DEN, तो डी इसमें कहीं पर दिया नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसका गलत, यानी कि गलत ढूंढना है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि मेमोरेबल का कोड हमें ये दिया है तो हमें बताना है कि मार्वल का कोड क्या होगा इसमें। तो एम का जो कोड दिया है वो क्या दिया है हमें 8, तो एम का 8 आ गया। ए का क्या दिया है इसमें, ए का दिया है हमें 3, और हमें आर का दिया है 2 आ गया। डी का दिया है हमें 1 आ गया, और एल का दिया है हमें 6 आ गया, एंड ई का दिया है हमें 5। तो मार्वल का कोड क्या हुआ 832165, जिसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टार के स्थान पर सही गणितीय चिन्हों का संयोजन कीजिए। इसमें से हमें ऑप्शन दिखाने हैं तो कौन सा इसमें रखेंगे तो इससे ये मतलब सेटिस्फाई करेगा इसे। तो इसमें देखेंगे रखा, सबसे पहले ऑप्शन ये को 5 + 7 - 5 और इंटू 2 = 18, यानी कि इससे आ रहा है 5 दूनी 10 -7 5 12 -2 आ रहा वो +2 निकल रहा है 18 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो गया, इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर बी को करेंगे जब तो 5 × 7 + 5 और इंटू 2 = 18, इसको देखेंगे 35 + 10 नहीं आ रहा है, 45 हो रहा है, जबकि 18 लाना है इसमें भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, इसमें दे रहा है कि 5 - 7 + 5 = 2 / 18, इसमें -2 + 5 और इसमें क्या हो जाएगा ये 1/40, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5 + 7 / 5 इंटू क्या दिया इसमें 2 और = 18 डिवाइड, सही दे रहा है ऑप्शन तो इसको भी ये सेटिस्फाई 10 और 12 1/2, ये भी नहीं हो रहा। इसको करके देखते हैं, इसमें दिया बी वाले को 5 + 7 5 × 2 = 18, सही है। तो 5 + 5 × a प्लस नहीं 5 × 7 + 5 × 2 = 18, 35 + 10 = 18, यानी कि 45 = 85, 80 सेटिस्फाई। इसमें एक तो बेस में नहीं हो रहे हैं, ये हो रहा है ना बी ना सी ना डी, इसको ऑप्शन गलत दिए हैं। तो इसको लगाने के लिए देखते हैं, इसमें करेंगे कि 5 × 7 × 5 35 हाँ 35 × = 18, तो कितना हो रहा है इसमें 5 × 10 35 35 × 70 होना चाहिए। ऑप्शन क्या सही नहीं है इसके, तो ये क्वेश्चन गलत दे रहा है। इसको ऐसे देगा कि 75 होगा यहाँ पर 5 × 7 × 2 + 5 और यहाँ पर इक्वल 75, तो आएगा 7 5 35 35 दूनी 70 + 5 = 75, तो हो जाएगा 75 = 75। तो ये वाले ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई करेंगे इंटू और प्लस और इक्वल। तो इसके स्टार के स्थान पर क्या आएंगे इंटू प्लस और इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इसमें हमें त्रिभुज गिननी है,
इसमें सबसे पहले हम इसमें अरेंज करेंगे संख्याओं को 1 2 3 4 4 हो गए, सभी को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। जब ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो संख्या क्या होगी इसमें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब कि सही संबंध दर्शाना है। दर्शाइए स्तनधारी, शुतुरमुर्ग, ऊंट एंड मनुष्य। ऊंट और जो शुतुरमुर्ग होता है वो जो दोनों शुतुरमुर्ग, ये क्या है? ये स्तनधारी जीव है। स्तनधारी के अंदर आएंगे दोनों। मनुष्य क्या हो जाएगा? इनसे अलग। तो इसका जो रिलेशन वो अपन दर्शाएंगे, जो संबंध दर्शाना है वो क्या होगा? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें ब्यूटी का कोड दिया हमें 78, तो हैप्पीनेस का बताना है। ठीक है। तो बी का क्या होता है? 2 और ई का CDE 5 प्लस ए का 8 U VWXYZ 21 और टी का क्या होता है? 20 और भाई का क्या होता है? 25। तो जोड़ेंगे सभी को 5 1 6 1 7 2 9 9 हो जाएंगे। इसमें सभी हो 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सभी को ऐड करें 5 6 7 7 2 9 चाहे 14 की 4 आंसू की 1 2 2 4 2 6 1 7 यानी कि 74 इसमें बन रहे हैं। ये इसका दिया कितना है? 78 नहीं सॉरी 74 ही दिया इसका। तो इसका कोड निकल के आ गया ये। तो ऐसे इसको देखेंगे जब फिर इसका एच का कितना होता है? एच आता है हमारा 9 पर। सो एच आता है हमारा 8 पर। प्लस करेंगे इसको, ये कितने पर आता है? 1 पर। प्लस टी आता है MNOP यानी कि 16 पर। टी आता है फिर 16 पर। और आई हमारा कितने पर आता है? आता है 9 पर। और एन आता है हमारा 14 पर। और ई आता है प्लस ई करेंगे 25 पर। और एस आता है इसमें, एस के बाद टी हमारा, तो एस टी है हमारा इसमें 20 पर। ठीक है। नहीं एस टी 19 पर आएगा एस। और सेकंड वाला एस है वो कितने पाएगा? 19। तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 और 18 5 23 23 4 27 27 और 9 हो जाएंगे हमारे 27 और 9 हो जाएंगे 26 और 26 6 32 32 और 6 38 से 39 और 39 और 47 की 7 हासिल की 4 1 2 3 4 5 5 4 9 यानी कि हैप्पीनेस का कोड क्या निकल के आ जाएगा इसमें? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा रीजनिंग का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो राम सुबह अपने घर से उत्तर की ओर जो निकला, उत्तर की तरफ निकला। हमारी दिशा होती है ये वाली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। तो वो सुबह उत्तर की तरफ निकला, उत्तर की तरफ ये तर गए, उत्तर की तरफ निकला। फिर वो अपने दाएं मुड़ा यानी कि दाएं, राइट में मुड़ा, दाएं मुड़ा। तथा कुछ चलकर वो अपने बाएं मुड़ा, दाएं बाएं मतलब कि लेफ्ट में फिर मुड़ गया, ऐसे दे गया तो ऊपर की तरफ बाएं मुड़ा। तत्पश्चात वो फिर बाएं मुड़ा, ऐसे हो गया दाएं बाएं, फिर यानी कि लेफ्ट में फिर हो गया। अब पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में, तो किस दिशा में? इधर कौन सी दिशा है? इधर की तरफ अपनी पश्चिम दिशा में। तो वो कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है। इसी के साथ अपना रीजनिंग का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब मैथ का दिया है, मैथ का क्वेश्चन देखेंगे इसमें फर्स्ट वाला। तो ठीक है, मैथ से हमें जो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें ये वाला 86 33 5 और जो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा जिससे कि वो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का है। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में क्लास जो फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली उनको देखो, तो इसके मैं रूल कराए डिविजिबिलिटी के। तो उसमें मैंने बताया था कि जो इसके अल्टरनेटिव हैं,
इनको ऐड करेंगे, इनकी अल्टरनेटिव को जब ऐड करेंगे तो इनको अल्टरनेटिव को ऐड करके जब घटा देंगे तो उसमें 0 मिल जाए हमें, तो क्या होगा, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अल्टरनेटिव देखेंगे 8 + 3 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 8 3 11 यानी कि 22। ठीक है, अब देखें हमने 6 3 9, 6 3 कितने हुए 9 स्टार का, और देखना है हमें 22 करनी है। 9 में कितने जोड़ेंगे हम, इसमें 13 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा हमारा 13 30, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने को राजी हो जाते हैं। 6 दिन बाद जब ठीक आधा कार्य शेष रहता है, मतलब आधा कार्य करने के बाद शेष रहता है, तो उसमें से 2 चले जाते हैं। तदनुसार शेष बचे कार्य को पूरा करने में 4 व्यक्तियों को कितने दिन लगेंगे। यानी कि 6 व्यक्तियों ने जो कार्य किया था आधे दिनों, 6 व्यक्ति ने वो कार्य कितना किया था 36। उनमें से करने के बाद चले गए 4 व्यक्ति बचे, तो वो क्या करेंगे कि जो 2 व्यक्ति तो चले गए इसमें से, तो 6 व्यक्ति हैं तो उन्होंने 6 दिन कार्य किया, कितना हो गया 36 का, तो जिसमें से 2 व्यक्ति इसमें से चले गए तो कितने बचे 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति इसी कार्य को, इतनी कार्य को, यानी कि पूरा कद्र आधा तो हो गया, उसमें तो शेष कितना बचा है आधा बचा है, यानी कि इतना ही कार्य और बचा है। तो इतने कार्य को वो 4 व्यक्ति डिवाइडेड करेंगे 4 से, तो कितने दिनों में करेंगे 4 नाम 36, यानी कि 9 दिन में इसी इतनी कार्य को वो पूरा कर लेंगे 36 कार्य को, जो कि 6 व्यक्ति 6 दिन में इसको कर रहे थे, 4 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे 9 दिन में। ठीक है, इसका आंसर हो गया 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक व्यापारी एक वस्तु को अधिकतम खुदरा मूल्य पर 5% छूट देकर बेच रहा है। तदनुसार यदि अधिकतम खुदरा मूल्य 140 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि खुदरा मूल्य उसकी MRP दे रहा है समय, कितना MRP 140 पे हमें 5% की छूट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है हमें 5% की। 140 × 5% कितना हो गया 2 10 2 7 14 और 5 से 5 कटेगी, कितने की छूट दे रहा है 7 रुपए की। हमें उसका विक्रय मूल्य लगाना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर होता है MRP माइनस की छूट यानी डिस्काउंट। तो MRP में 140 दी थी उसने और छूट दी थी वो 7 रुपए की दी है, तो हमें कितने की वो वस्तु मिल जाएगी, इसकी SP निकल के आ गया इसका 133 रुपए। ठीक है, 133 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 155 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 124 रुपए में बेची गई है, तदनुसार उस पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि उसकी MRP हमें दी है 155 और उसकी CP यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 124 रुपए में उसे बेच रहा है। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया 13, यानी 31 रुपए की वो छूट दे रहा है, 31 रुपए की छूट दे रहा है हमें। और जो हाँ ये दे रहा है, तो इसके लिए क्या है छूट प्रतिशत लिखाना है हमें, कितने पर CP पर लिखा लें, क्या बोलते हैं इसको, हाँ CP पर लिखा लेंगे इसको। तो 124 × 100 छूट का यह प्रतिशत निकालेंगे 31 रुपए का, यानी छूट प्रतिशत बराबर 31/155 × 100। 31 से इसको काटें तो कितने बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से इसको काटें तो 5 दूनी 10 और 0, यानी कि उसको जो छूट दी होगी वो कितनी दी होगी 20% की। ठीक है, समझ में आया। इसको ऐसे करेंगे, MRP इसकी 135 दी है एंड इसका CP दिया है 124, और जो हमें MRP जो कॉस्ट प्राइस हो रही है वो कितने पर, मतलब उससे छूट कितने की मिल रही है 31 रुपए की। 31 रुपए की छूट उसे मिल रही है किस पर, MRP पर उसको। और जो छूट के परसेंट लगानी है तो इसके लिए 100 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ गया निकल के हमारा 20%। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, यदि x, y का 25% है और y z का 50% है तो x अनुपात z लगाना है इसमें।
यानी कि x बराबर बाई का 25% है, 25/100, 25 चौक 100 1/4, यानी कि x अपॉन बाई इक्वल टू क्या आएगा हमारे लेवल किसमें 1/4, x बट्टे बाई बराबर आ गया हमारा 1/4, और बाई जेड का 50% है, बाई बराबर जेड का 50%, 50 दूनी 100, यानी कि बाई बट्टी जेड बराबर क्या आ गया निकल के 1/2। अब इसमें निकाल लो कि हमने निकाला इसमें x अनुपात बाई अनुपात जेड, बाद वाले का इस वाले का इन दोनों पहले गुणा करेंगे, गुणा किया हमने तो a अनुपात 4, और ये बाद वाले का बाद वाले से करेंगे, तो 4 दूनी 8, क्या आ गया तीनों का अनुपात निकल के ये आ गया, हमें x जेड का पूछा है तो x अनुपात जेड बराबर क्या आएगा निकल के 1 अनुपात 8। इससे पहले मैं इसको करा चुका हूँ एंड इसको नंबर सिस्टम में भी देखेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन में लिए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 मैचों में सौरभ का औसत स्कोर 47.8 है, यानी कि 10 मैच हैं, 10 मैचों में सौरभ का जो औसत स्कोर है एवरेज 47.8, 10 मैचों के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे, एक मैच का कितना है 47.8, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 478 औसत स्कोर आ गया। यदि पहले 6 मैचों में उसका औसत 42.5 है, यानी कि फर्स्ट 6 मैच उसने जो खेले हैं उसमें उसका कितना है 42.5, यानी कि ये एक मैच का उसका, और 6 के लगाने तो इंटू 6/100, और नहीं ऐसे करेंगे, इसको पॉइंट हटाया तो नीचे 0, अब इसको हमने 5 से काटेंगे, 5 40 55 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, तो द्वितीय 6, तो इसका गुणा करेंगे 85 इंटू 3, तो 30 पे 5 पे 15 की 1 हासिल 1, और 24 से 25 255, कितना हो गया पूछ रहा है, इसको बचे हुए 4 मैच है उनका पूछ रहा है, बचे 4 मैचों का औसत का एवरेज हमें उसमें निकालना है, तो उसने बचे हैं तो कितने, उसके पहले कितने थे 478 थे 10 मैचों का, उसके फर्स्ट 6 मैचों का जो स्कोर था औसत था वो कितना आ गया इसमें कि इसमें उसका 255 आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3, 7 में से 5 गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 223 उसके 4 मैचों का है, तो 4 से इसको डिवाइडेड करें, तो यहाँ पर देख लो उसको इसके लिए, यानी कि 223/4, 4 मैच बचे उसके, 4 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो 4 पहिया 20, और फिर 23 हो गए तो 4 पहिया 20 दशमलव कितने हो गए इसमें 30, 4 7 28, तो 4 पहिया 20, यानी कि उसका औसत होगा वो क्या होगा 55.75, यानी मैं उसको दोबारा से बताता हूँ कि 10 मैचों में सौरभ का जो औसत स्कोर है वो कितना था 47.8, यानी कि इसके एक मैच का इतना है, तो 10 मैचों का हमने निकाला तो कितना आ गया 478, यानी 478, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो दिया है इसमें कि यदि उसके पहले 6 मैचों में औसत उसका 42.5 है, 42.5 उसका 6 मैचों का दिया है, तो उसको एक मैच का दिया है तो 6 का निकालेंगे हम, तो इसके 6 इंटू करेंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे 0, इसको काटा हमने तो कितना आ गया 255, तो पहले की जो मैच टोटल मैचों का कितना था ये वाला, तो पहले की 6 मैचों के इसको घटाएंगे इसमें से, तो बचे कितने 4 मैचों का ये आ गया हमारा औसत, 4 मैचों का निकालना है तो हम इसको 4 से डिवाइडेड करेंगे, तो कितना आ गया एक मैच का हमारा औसत आ गया ये 4 मैचों में 55.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें चिकनी तथा शुद्ध कॉफी के चूर्ण को 1:10 के अनुपात में मिलाया गया है, यानी कि चिकनी और शुद्ध कॉफी का अनुपात हमें कितना दिया है 1:10, यदि उसमें चिकनी की लागत 5 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कॉफी चूर्ण की लागत 126 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इस मिश्रण का लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि मिश्रण कितना है हमारा टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सर कितना हो गया हमारा 11। अब हमें पूछ रहा है कि वो इसमें दिया है कि चक्री का कितना दिया है इसमें 5 रुपए, चिकनी का जबकि हमें कितना दिया 1, टोटल मिश्रण कितना है 11 इंटू 5 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम है,
एंड इसमें कॉफी का कितना दिया है 10 रुपए, 10 दिया यहाँ पर अनुपात, और टोटल कितना है मिक्सअप 11 और इंटू 126 रुपए इसका दिया है करके। जब दोनों को हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 11 एलसीएम आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1260, इसको इंटू होगा इससे, उसके बाद फिर आ जाएगा इसमें आएंगे 1265/11। जब इसको 11 से डिवाइडेड करेंगे तो इसमें देखते हैं कि 11 एकन 11, फिर 11 एकन 11, 11 पे 55, यानी कि क्या होगा 115 रुपए प्रति किलोग्राम। जो मिश्रण का मूल्य होगा वो कितना होगा 115 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक फल विक्रेता 11 रुपए में 15 संतरों की दर से खरीदारी करके उन्हें 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। यानी कि 11 रुपए में 15 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे संतरे, मतलब एक दर्जन में होते हैं 12। तो इसको 12 करना है हमें, तो क्या करेंगे इसमें हम इसको टोटल, इसको 15 में इधर 6 किया, 15 चौक 60, 4 का इधर गुणा किया तो 11 में विचार किया, यानी कि 44 रुपए में वो 60 संतरे खरीदेगा। और हमें दर्जन में पूछ रहा है, 10 रुपए दर्जन के हिसाब से, 10 रुपए में दर्जन 10 रुपए में 12 संतरे दे रहा है वो, तो 60 संतरे कितने रुपए में देगा वो। इधर किया हमने 5 का गुणा, 5 का इधर ही हुआ, इधर करेंगे तो 10 पे 50 रुपए हो गए, और इसमें 12 × 60, यानी कि 60 संतरे हैं उसके 5 जो उसके दर्जन होंगे वो 60 रुपए में मिल जाएंगे। हमें प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 44 रुपए से 60 रुपए हो गए, कितने बढ़ गए 6 रुपए। 6 रुपए जो बड़े हैं वो कितने पे बड़े हैं 44 पर, इंटू 100 प्रतिशत लगाने के लिए लाभ लगा रहे हैं हम। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर इसको काटा 2 10 0 11, यानी कि 150/11। इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे तो 11 एकन 11 और 4 बचे 11 थी 33, 7/11, 13 सही 7/11 प्रतिशत। उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या आगे निकल गया 13 सही 7/11 प्रतिशत। ठीक है, समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, अब दूध का मूल्य 14 रुपए से बढ़ाकर 15.40 प्रति लीटर हो गया, तो उसके मूल आरंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि शुरुआत में क्या था 14 रुपए लीटर, फिर कितना कर दिया 15.40 रुपए लीटर, कितना बढ़ाया उसको 1.40, जो 1.40 रुपए बढ़ाए वो कितने पर, आरंभ वाले पर बढ़ाए 14 इंटू 100 कर दिया इसको। ये 0 नीचे 0 आ गई, उसका कितना 15.40 से बढ़ा दो, कितना बढ़ाए 14 से बराबर 15.40, 1.4 तो नीचे 2 0 आ गई इसमें, 0 से जो 2 0 कट गई, 14 से इसको काटा कितने में 10,000 कट गए, कितने आ गए 10% कट गए। जो उसको उसके प्रतिशत वृद्धि हुई, उसको जो उसने मूल्य को बढ़ाया उसमें कितने की हुई 10% की। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें इसमें कि 50 केले और 6 आमों की कीमत हमें दी है 400 रुपए, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। तो प्रति केले की लागत, प्रत्येक आम की लागत की 80% है, तो आम की लागत हमें बतानी है, आम की यानी कि मैंगो लगाना है। तो इसमें दिया है कि प्रति केले बनाना इक्वल टू 80% इंटू प्रत्येक केले, केले की कीमत मैंगो के 80% के बराबर है, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 2 चौक 8, 2 पंच 10, यानी कि B/M। शुरुआत इसको बाद में देखेंगे। तो माना कि हमने केले की कीमत क्या है, केले की मैंगो की X है और बनाना की निकालनी है, तो X का 80% दिया है हमें, तो ये कितनी होगी इसकी 0.8, ठीक है 0.8x हो गई। अब इसको हम रख देंगे इसमें रखेंगे कि 50 इंटू 0.8x मतलब 8x प्लस के 6 इंटू x
बराबर 400। इसको जब करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 बार जो कट जाएगा 2 से, इसको 4 बार जब 4x प्लस 6x बराबर 400। और जो क्या हो जाएगा 10x बराबर 400, 10x बराबर 400, 0 से 0 काट ली। x की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 40 रुपए, यानी कि जो मैनुअल कीमत होगी कितनी होगी 400 रुपए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। और इससे पहले वाले सेट में क्वेश्चन बताया था कि जो रेलवे गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों को ऐड कर देते इसकी दूरी में, 500 प्लस 700 बटे 10 सेकेंड कितने हो गए 1200 बटे 10, 0 से 0 करेंगे कितने बचे 120 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चाल जो दूरी है वो क्या करेंगे, दोनों को रेलगाड़ी की जो प्लेटफॉर्म है उसको रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोनों को ऐड कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसी के साथ हमारा मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि और उस पर 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 5:3 है, तदनुसार उस पर साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा P/100। तो इससे बनाएंगे हम, दर लगानी है हमें, तो ब्याज इंटू 100/P और T आर के लिए हो जाएगा ये वाला। तो ब्याज के लिए क्या दे रहा है, धनराशि ऊपर 5%, ब्याज का अनुपात दे रहा है 5:3, यानी कि ब्याज दे रहा है हमें 3 और 100, और धनराशि कितनी दे रहा है हमें 5, और वर्ष और कितने समय के लिए दे रहा है 5 वर्ष के लिए, 5 का यहाँ पर 5×25 तो 25 और 100, और आर बराबर क्या आएगा निकल के 12%। ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा मैथ का पोर्शन खत्म हो गया है। इसके बाद जो हमारा जीएस एंड हिंदी बची है उसको हम इस तरह आएंगे, सो उसको सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चल रहा है, इसके 2 पोर्शन हो गए हैं, मैथ और रीजनिंग वाला। तो अगला पोर्शन है इसका जीएस का, उसके बाद हिंदी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलते रहेंगे रोजाना। देखते रहें वीडियो को। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बस आप लोग साथ दें, मेहनत हम करेंगे और ऐसे आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है। मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में लॉगरिथम, और जीएस में चल रही है अपनी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हिमालय वाला पार्ट चल रहा है, माउंट एवरेस्ट। तो उसको देखते रहें और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल ही रहे हैं। और कोई आपको वीडियो की जरूरत हो किसी भी तरह या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपके लिए हम अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीएस वाला पोर्शन, जीएस और हिंदी। तो जीएस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है इसमें प्रैक्टिस सेट में कि भूमि में किसका निःशुल्क उपहार है। क्वेश्चन पूछा है भूमि किसका निःशुल्क उपहार है। कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो भूमि है अपनी धरती है, ये किसका उपहार है। उपहार माने गिफ्ट होती है जो फ्री में दी जाती है, तो किसकी होगी, भूमि प्रकृति की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। तो भूमि किसका निःशुल्क उपहार है, प्रकृति। प्रकृति के द्वारा ये सब चीजें दी गई हैं, पेड़ पौधे सब चीज प्रकृति की देन है। तो इसको सही से बनाए रखें, वृक्षों को ना काटें ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलती रहे, और हो सके तो 2-4 पेड़ और लगाएं अपनी जिंदगी में ताकि कुछ योगदान हो सके। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक नाम और नाम मात्र के लिए होता है। तो सरकारी कामकाज होते हैं जो सरकारी प्रणाली में। क्वेश्चन सीधा मीन्स ये पूछा है कि सरकारी प्रणाली होती है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराज्यपाल, ये सब होते हैं।
और प्रधानमंत्री, तो इनमें नाम मात्र के लिए कौन होता है? नाम मात्र के लिए ओनली। नाम मात्र मीन्स ये उसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, जैसे और देशों के राष्ट्रपति का मेन रोल रहता है, अपने देश में प्रधानमंत्री का मेन रोल रहता है। तो इसमें नाम मात्र के लिए कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। बस राष्ट्रपति का क्या काम होगा? कोई भी नियम कानून लाने हैं तो उस पर साइन करेगा, बस। पूरा मेन काम रहता है प्रधानमंत्री का। लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री वही पास करेंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून प्रस्ताव पास हो जाएगा। ठीक है, तो नाम मात्र के लिए होता है ओनली राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संविधान सभा का गठन किस सिफारिश पर हुआ? क्वेश्चन पूछा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, तो सर्वप्रथम ये देखो संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। गठन मीन्स क्या होता है? संविधान सभा जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले ही पता था कि भारत देश आजाद हुआ है तो उसके लिए नियम कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। पहले पाकिस्तान एक था, तो पहले 93 रियासतें थी भारत में। पहले 93 रियासतें थी, जैसे गुजरात अलग थी, जूनागढ़ अलग थी, इलाहाबाद और हैदराबाद, ऐसे करके 93 रियासतें थी। तो एक पूरा एक संगठन नहीं था, पूरा एक देश नहीं था। तो फिर क्या है, 1947 में जब भारत देश आजाद था, जैसे कराची, रांची, ये सब अलग अलग थे, शिमला वगैरह। तो 1947 में भारत देश आजाद हो गया। उसके बाद उससे पहले 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ, उसके लिए एक समिति बनाई गई। तो उस गठन संविधान सभा का गठन हुआ, वो किसकी सिफारिश पर हुआ? क्वेश्चन पूछा है सिफारिश पर। तो किसकी सिफारिश मतलब किसके कहने पर हुआ, किसने ज्यादा जोर दिया? तो ये हुआ था मंत्रिमंडल मिशन योजना। मंत्रिमंडल मिशन योजना। तो संविधान सभा गठन किस सिफारिश पर हुआ? मंत्रिमंडल मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ। गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में, जब भारत देश आजाद हुआ। उससे पहले रियासतें थी, 1946 में गठन हुआ। इसका क्या, संविधान सभा बना नहीं, ओनली उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी ताकि सब मिलकर संविधान सभा का गठन कर सके। फिर संविधान सभा पर काम चालू हुआ 1947 से। संविधान सभा पर काम चालू होने के बाद 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। बनकर तैयार या अंगीकृत हो गया। अंगीकृत में अंगीकृत हुआ। अंगीकृत कब हुआ? देखो, संविधान सभा का गठन हुआ सिफारिश पर मंत्रिपरिषद मिशन योजना पर। जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था। उससे पहले रियासतें थी, फिर एक गठन होकर पूरा एक देश बना, उसका नाम भारत था, पाकिस्तान अलग हो गया था। मंत्रिमंडल मिशन योजना थी। अब संविधान सभा का मेन गठन हो गया, समिति बन गई, अब काम चालू हो गया संविधान सभा पर। काम चालू हो गया तो 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया। पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, बनकर तैयार हो गया, उसे अंगीकृत बोलते हैं। अब पूर्ण रूप से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो 26 नवंबर 1949 को। यह कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1900। अब पूर्ण रूप से तैयार, यह अंगीकृत बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से जो लागू हो गया था देश में, तो वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो यह संविधान सभा का क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मंत्रिमंडल मिशन योजना के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। लेकिन इसके बारे में जितनी जानकारी थी कि जुलाई 1946 में गठन किया गया था, सिफारिश पर किया गया था मंत्रिमंडल मिशन योजना। 1947 से पहले 93 रियासतें थी, 93। उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान का निर्माण हुआ और बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू हुआ, देश में फॉलो करने लगे 26 जनवरी 1950 से।
तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया है इसमें, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी किसके मतलब उपनाम है? तो फ्रंटियर गांधी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। इनको भी भारत रत्न दिया गया था। तो पहले मुसलमान थे, ये मुस्लिम थे, मुस्लिम, और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। तो इनको भारत रत्न दिया गया था भारत की तरफ से, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और नेल्सन मंडेला, दो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे, इनको भी दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये जगह अब पड़ती है पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता ये गुजरात से आगे है बॉर्डर पर पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी खेती करते थे सर्वप्रथम? तो ये करते थे सर्वप्रथम गेहूं की खेती करते थे सिंधु घाटी सभ्यता। और एक हड़प्पा सभ्यता था, एक सिंधु घाटी सभ्यता। इनकी राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी ने 1921 में इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था क्या क्या चीजें थी। अभी जाओ तो पुराने साक्ष्य कुछ मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने राखलदास बनर्जी ने खोज की थी, इन्होंने की थी गेहूं की खेती। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्वेश्चन अगला पूछा है इसमें 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। मैंने एक दिन बताया था 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? जी, दूसरा नाम है। जैसे मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी, वो बेसिक क्लास से चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसका पार्ट या फर्स्ट या सेकंड में मैंने बताया था जब मैप समझाया था। तो जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये बीचा बीच वाली हो गई, पृथ्वी के बीचा बीच हो गई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। ठीक है, बीचा बीच वाली होगी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। इससे ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो होगी कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ जाएंगे? उत्तर में। तो उत्तर में कौन सी होगी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होगी। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये होगी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो क्वेश्चन पूछा है 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, तो दक्षिणी अक्षांश नीचे होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूर्व, या पश्चिम। तो दक्षिणी रेखा ये है 23.5 डिग्री, तो इसको कहेंगे मकर रेखा। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका मकर रेखा। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा। या क्वेश्चन 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें एड्स का संक्षिप्त रूप पूछा है, तो इसको हटा देता हूं। एड्स का फुल फॉर्म, AIDS, इसकी फुल फॉर्म पूछे। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुल फॉर्म वाला, हर एग्जाम में देखने को मिलती है। एक फुल फॉर्म तो आती ही है, कौन सा भी एग्जाम हो। तो इसका होता है एक्वायर्ड
इसकी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऐसे करके फुल फॉर्म इंग्लिश में भी देता है, एक्वायर्ड करके, एक्वायर्ड इम्यूनो ऐसे करके। तो इंग्लिश में देख लेंगे या हिंदी में लिखा यही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है धावन सोडा। आपने सुना होगा धावन सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, धोने का सोडा, धोने का सोडा। ये दो होते हैं, इनमें बहुत कम कंफ्यूजन होता है। एक धावन सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर बोलते हैं जिसे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं खाने का सोडा, सोडा। तो इसे आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा या तरीका बताऊंगा, तो उससे इनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये होता है धावन सोडा, बेकिंग सोडा। इनमें काफी कंफ्यूज होता है कि कौन सा किसकी सूत्र होता है। तो पहले देखते हैं धावन सोडा, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा होता है Na2CO3, Na2 सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये धावन सोडा, धोने का सोडा का क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3। और ये होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। धावन सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। यह बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अब देखो एक चीज, एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो पहले इसे देखो, खाने का सोडा। तो खाएंगे तो ऐसी चीज खाएंगे जिससे शरीर को नुकसान ना हो। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन नहीं है। इसमें NO2CO3 है, इसमें NaHCO3 है। तो इसमें हाइड्रोजन है, तो खाएंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जल के अणु होते हैं। तो जल शरीर में जाएगा तो फायदा ही करेगा, इसलिए इसे अपन खा सकते हैं। तो आज से याद हो जाए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा पूछे तो NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जल का अणु है, तो जल शरीर में जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा खाने का सोडा, हाइड्रोजन। ठीक है, और H नहीं लगी हो जाएगा धावन सोडा, धोने का, सोडियम कार्बोनेट। इससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, रमन मैग्सेस पुरस्कार। रमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। पहले तो ये देख लो, रेमन मैग्सेस पुरस्कार क्वेश्चन ये पूछा किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सामाजिक कार्यों को, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है, तो ये सामाजिक या सरकारी सेवा, सरकारी सेवा, सरकारी सेवा मीन्स जैसे कोई सरकारी अधिकारी है या सरकारी में कोई काम करता है तो उसका योगदान रहा हो किसी ना किसी में, तो उसके लिए दिया जाता है ये रमन मैग्सेस पुरस्कार। ये किसके लिए दिया जाता है, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम। किस क्षेत्र में, सरकारी सेवा के क्षेत्र में। तो ये सर्वप्रथम किसे कब दिया गया था, सर्वप्रथम 1958 में देना प्रारंभ किया गया था इसको, रमन मैग्सेस पुरस्कार को, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर सरकारी कार्यों में। अब इस प्रकार ये लास्ट क्वेश्चन था जीएस का। तो जीएस वाला पोर्शन समाप्त होता है। इसके बाद हिंदी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो
हिंदी में पहला क्वेश्चन, हिंदी में जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में बताया, कॉमन क्वेश्चन है सब। 2 इसमें एरर दिए हैं, 2 वन वर्ड है, 2 पर्यायवाची हैं, 2 मुहावरे हैं, ऐसे करके 2 समानार्थी हैं, 2 विलोम शब्द है, ऐसे ही कोई कोई 3 भी हो जाता है, कोई कोई 1 भी रह जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एरर से, पूरा सेंटेंस दिया होगा, पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें ऐसे करके बीच में लगा होगा ABC लगा होगा, उसमें जो गलत वाक्य होगा उसको देखना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं, आप सुन लोगे तो अपने आप ही क्लियर, पढ़ने से क्लियर हो जाता है। जैसे पहला वाक्य दिया है, देश में प्रत्येक वासी को नागरिक कहा जाता है। तो इसमें कहा है प्रत्येक वासी को नागरिक, जो देश में रहता है उसे नागरिक कहते हैं, ये बात सही है। इसमें देखना है जो गलत शब्द नहीं है, ठीक है। तो देश के प्रत्येक वासी को, तो प्रत्येक वासी को नागरिक नहीं कह सकते, प्रत्येक देशवासी को नागरिक कह सकते हैं, प्रत्येक वासी को नागरिक, तो ये गलत है, सही देखना है। नागरिकों से देश की पहचान बनती है, नागरिकों के देश की पहचान बनती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है, नागरिक के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती, तो ये सही दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला इससे दिया है एरर से, देश प्रेम कोई सौदा या व्यापार नहीं है। इसमें दिया है देश प्रेम कोई सौदा या व्यापार नहीं है, यह तो एक पवित्र भावना और निस्वार्थ प्रेम है। तो ये तो ऑप्शन सभी ठीक है, वाक्य सही बन रहा है, प्रेम कोई सौदा या व्यापार नहीं है, यह तो एक पवित्र भावना निस्वार्थ है, ठीक है। तो इसके में क्या हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक से, डॉट 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 नदी एक पवित्र नदी है, तो डॉट डॉट पवित्र नदी कौन सी है, गंगा, ये हो जाएगा। इसके बाद एक और दिया है, सामान्यतः जिन विषयों पर शिक्षण विद्यालय में होता है यह कहलाता है, जो पाठों पर अपन विद्यालय में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिन पाठ्यक्रम पर अपन पाठ्यक्रम भी बोलते हैं, तो जिस पर अध्ययन करते हैं उसे पाठ्यक्रम बोलते हैं, विद्यालय पर जो विद्यालय में पढ़ते हैं क्रम बाई क्रम, तो उसे पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया समानार्थक पूछा है निशा, तो निशा का समानार्थक क्या होगा इसमें, रात, निशा माने होता है अंधेरा, तो रात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें तरु, तरु का समान, तरु होता है वृक्ष, तो वृक्ष हो जाएगा इसका समानार्थक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है विलोम शब्द पूछा है नित्कृष्ट का, नित्कृष्ट का विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा उत्कृष्ट, ठीक है। विलोम में 2, एक उथला, उथला का क्या हुआ, उथला माने होता है उठा हुआ, तो उथला का हो जाएगा गहरा दबा हुआ या नीचे, ठीक है। इसके बाद दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें गलत वाक्य देखना है, 4 वाक्य दिए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, संगीतकार ने अनेकों गीत की धुन बनाई, तो संगीतकार ने अनेकों गीत की धुन बनाई, तो इससे कोई सेंस नहीं, अनेकों गीत नहीं होता, अनेक स्वयं प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, या ये अधिक मीन्स निकालता है, तो अनेक स्वयं ही होता है, तो अनेकों लगाने से इसमें कोई मीन्स नहीं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन बी है, संगीतकार ने अनेकों गीतों की धुन बजाई, तो अनेकों गीतों, तो ये भी गलत ही है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी में भी अनेकों दिया है, और ऑप्शन डी में अनेक, तो संगीतकार ने अनेक गीतों की धुन बनाई, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। इसके बाद एक और दिया है सही है, रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है, तो रामू को मृत्युदंड की सजा मिली है, ऑप्शन बी रामू को मृत्युदंड मिला है, तो यह सही है, मिला है, सजा मिली है, तो मृत्युदंड स्वयं ही सजा होती है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वन वर्ड दिया है, जिस शब्द के नीचे रेखा खींची जाती है, जैसे ये शब्द लिखा है इसके नीचे रेखा खींच दी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे रेखांकित कहेंगे, रेखांकित ही होगी, जो रेखा के नीचे अंडरलाइन बोलते हैं, जैसे रेखा के शब्द के नीचे रेखा खींच दो तो उसे रेखांकित, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपयोग में लाने वाली वस्तु को कहेंगे, यही वन वर्ड है, जो वस्तु उपयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उपयोगी, यूजफुल होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, बर्तनी देखनी है, एक शब्द की बर्तनी शुद्ध है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 शुद्ध, 3 अशुद्ध दिए होंगे, 1 शुद्ध होगा, तो उसमें शुद्ध देखना है, तो क्या दिया है, आविष्कार दिया है, आविष्कार, तो आविष्कार कैसे लिखेंगे, तो आविष्कार कैसे लिखता है, आविष्कार, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, आविष्कार सत्वा वाला लगा होगा, आविष्कार पीछे रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। अगला भी यही क्वेश्चन है, सन्मुख, तो सन्मुख कैसे लिखेंगे, तो सन्मुख, ये हो जाएगा सही, सन्मुख, ठीक है।
इसके बाद बचा है लास्ट क्वेश्चन हिंदी का बुद्धि। तो बुद्धि तो लिख ही लोगे, ऐसे करके बुद्धि लिखती है। तो 3 क्वेश्चन इसमें दिए थे एरर से, 3 वाक्य मतलब शब्द गलत थे। बर्तनी वाले 3 क्वेश्चन, 2-2 वैसे दिए हैं, किसी में 3 आ जाते हैं। तो इस प्रकार से पेपर सिंपल ही आता है। हिंदी वाला पोर्शन आराम से कर लोगे इसको, वर्डों वाले पोर्शन को तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कल लेके आएंगे। सो वीडियो देखते रहें, प्रैक्टिस सेट देखते रहें और मेहनत करते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।